लाल नगर में सिमरन अपनी माँ कामिनी के साथ रहती थी। सिमरन बहुत ही नेक और एक ईमानदार लड़की थी। उसकी माँ दूसरों के घरों में काम करके किसी तरह अपने घर का गुजारा किया करती थी। एक बार की बात है, कामिनी अपने साथ सिमरन को भी अपनी मालकिन के घर लेकर जाती है, क्योंकि आज उनके घर पर एक फंक्शन हो रहा था, जहाँ पर सिमरन और उसकी माँ बहुत ही ज्यादा एंजॉय करती हैं और खूब मस्ती करते हैं। अरे माँ, ये हो क्या रहा है? बेटा, आज मालकिन की बेटी रितु का जन्मदिन है, उसी की पार्टी है। माँ, ये जन्मदिन क्या होता है? आपने तो कभी ऐसे मेरा जन्मदिन नहीं मनाया। मेरा जन्मदिन कब आएगा माँ? क्या मेरे जन्मदिन में भी इतने सारे लोग आएंगे? क्या मैं भी रितु की जैसे फ्रॉक पहनूंगी माँ? बताओ ना माँ, बोलो ना। बेटा, ये सब हमारी किस्मत में नहीं है, ये सब तो बड़े लोगों के लिए है, हम गरीब लोगों के लिए नहीं। हम गरीबों को तो एक वक्त की रोटी भी मिल जाए, हमारे लिए वही बहुत है। ऐसा क्यों है माँ? आखिर हम भी तो इनकी तरह इंसान है ना, फिर हम क्यों इनकी तरह अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते और मौज मस्ती नहीं कर सकते? उसके बाद सिमरन फूट फूट कर रोने लगती है। फिर सिमरन की माँ किसी तरह सिमरन को समझाकर उसे घर लेकर जाती है, लेकिन सिमरन के दिमाग में यही सब चलते रहता है और फिर वो सोचते सोचते अकेले ही जंगल में चली जाती है और जोर जोर से रोते हुए कहती है, आखिर हम इतने गरीब क्यों है ऊपर वाले? क्यों रितु के माँ बाप के पास ही पैसा है? क्या सिर्फ अमीर लोगों को ही खुश रहने का हक है? काश मेरे भी पापा जिंदा होते तो आज हमें ये दिन देखना नहीं पड़ता। सिमरन ऐसा कहकर रो ही रही थी कि तभी उधर से एक टिनटिन परी आ रही होती है और वो सिमरन को यूँ उदास देखकर उससे पूछती है, अरे सिमरन, तुम इतनी उदास क्यों हो? बताओ क्या हुआ? सिमरन अचानक परी को देखकर डर जाती है और डरते डरते सिमरन परी से पूछती है, आप कौन हो और क्यों मेरे पास आई हो? सिमरन डरो नहीं, मैं एक परी हूँ। मैं यहाँ से जा रही थी तो मैंने तुमको यहाँ उदास देखा, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आ गई। बताओ ना, क्या बात है? परी जी, आखिर हम गरीबों के साथ ही इतनी नाइंसाफियाँ क्यों होती है? क्यों हम अच्छे अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते, अच्छा खाना नहीं खा सकते? ऐसा क्यों है परी जी? बस इतनी सी बात से उदास नहीं होते सिमरन। ये लो जादुई परियों वाली फ्रॉक। और हाँ, ये कोई मामूली फ्रॉक नहीं है। तुम इस जादुई फ्रॉक से जो कुछ भी मांगोगी, ये जादुई फ्रॉक तुम्हें सब कुछ दे देगा। जादुई फ्रॉक देखकर सिमरन बहुत खुश हो जाती है और खुशी खुशी वो जादुई फ्रॉक लेकर अपने घर चली जाती है। घर जाकर जैसे ही वो जादुई फ्रॉक पहनती है तो वो बहुत ही खूबसूरत लड़की में बदल जाती है। खुद को आईने में देखकर वो बोलती है, अरे वाह, परी की बात तो बिल्कुल सच निकली। मैं तो एकदम खूबसूरत हो गई हूँ, बिल्कुल परी की तरह। फिर सिमरन अपने जादुई फ्रॉक से कहती है, हे जादुई फ्रॉक, मुझे एक अच्छा सा घर चाहिए। तभी उसके सामने एक खूबसूरत सा घर बनकर तैयार हो जाता है। अब सिमरन की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। फिर सिमरन अपनी माँ को सारी बात जाकर बताती है, जिससे उसकी माँ भी बहुत खुश हो जाती है। सिमरन उस जादुई फ्रॉक को पहनकर बाहर निकलती है और अपनी सहेलियों को दिखाने लगती है। श्रुति, मैं कैसी लग रही हूँ? अरे वाह, तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो, लेकिन रातों रात ये सब कुछ तुम्हारे पास कैसे आ गया? तुम्हें ये फ्रॉक किसने दिया है, ये तो बताओ। अरे वो सब छोड़ो, अब मैं पहले की तरह गरीब नहीं रही। आज शाम को मेरे घर पर पार्टी है, तुम सबको मेरे घर पर आना है।
क्या? पार्टी, वो भी तुम्हारे घर पर? तुम लोगों को यकीन नहीं हो रहा ना? आज शाम को मेरे नए वाले घर पर आ जाना, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। शाम को सिमरन की सहेलियाँ सिमरन के नए वाले घर को देखती हैं, तो वो सब चौंक जाती हैं। और उस घर में जब जाती हैं, तो पार्टी की तैयारियों को देखकर वो लोग दंग रह जाती हैं। आखिर इस भिखारन के पास इतने पैसे कहाँ से आए कि इसने इतना अच्छा घर बना लिया और सबको पार्टी भी दे रही है? कुछ तो गड़बड़ है, पता तो करना ही पड़ेगा। श्रुति चुपके से सिमरन को जादुई फ्रॉक से खाना मांगते हुए देख लेती है और वो समझ जाती है कि ये सब इस जादुई फ्रॉक की वजह से ही हो रहा है। इसका मतलब ये कोई मामूली फ्रॉक नहीं है, बल्कि कोई जादुई फ्रॉक है। फिर श्रुति के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो रात को चुपके से सिमरन के घर से उस जादुई फ्रॉक को चुराकर अपने घर पर ले जाती है। अगले दिन जब श्रुति उस जादुई फ्रॉक को पहनती है, तो वो बिल्कुल बदसूरत हो जाती है। जब वो अपने आप को शीशे में देखती है, तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, अरे ये मेरे चेहरे को क्या हो गया? मैं इतनी बदसूरत कैसे हो गई? ये क्या हो गया? फिर उस जादुई फ्रॉक से एक आवाज आती है, लालची लड़की, ये सब तुम्हारी लालच की वजह से हुआ है। मैं एक जादुई फ्रॉक हूँ, तुमने मुझे चुरा लिया और अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करना चाहा। इसी वजह से तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। इसलिए मैं तुम्हारे लिए खराब फ्रॉक बन गया हूँ और मैं तुम्हारा कुछ भी अच्छा नहीं कर सकता। मुझे माफ कर दो जादुई फ्रॉक, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो और मुझे पहले जैसा कर दो, प्लीज। नहीं, अब ये मुमकिन नहीं है। तुम्हारी गलती की अब यही सजा है। इतना सुनकर श्रुति गुस्से से उस जादुई फ्रॉक को उतार देती है और उसे एक मैदान में ले जाकर उसमें आग लगा देती है और हमेशा के लिए बदसूरत बनकर रह जाती है। लेकिन उस जादुई फ्रॉक को कुछ भी नहीं होता और वो हवा में उड़ता हुआ सिमरन के घर पर वापस चला जाता है। अब सिमरन के पास आज सब कुछ था, पैसा, गाड़ी, घर, और वो दोनों माँ बेटी खुशी खुशी अपना जीवन एक साथ गुजारने लगती है। गरीब अमृता सिलाई मशीन पर बैठी कपड़े सिल रही होती है। तभी उसकी तीनों नंद दीपिका, सीमा और गरिमा वहाँ पर आती हैं। अमृता भाभी, हम तीनों कॉलेज जा रही हैं। दीपिका, ये लो कुछ पैसे रख लो। अरे नहीं नहीं भाभी, इसकी क्या जरूरत है। तभी अमृता की नजर अपनी तीनों नंद के पहने सूट पर जाती है, जो कि पुराने हो चुके थे, और वो उदास मन से कहती है, मैं जानती हूँ मैं चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लूँ, मगर माँ जी की जगह तो नहीं ले सकती। ये पैसे रख लो। शुक्रिया भाभी, अब हम चलते हैं। नंद के जाने के बाद अमृता फिर से कपड़े सिलने बैठ जाती है और रोते हुए कहती है, दिन रात इतनी मेहनत से कपड़े सिलने के बाद भी मुझ गरीब दर्जी भाभी की तीनों नंद ने फटा पुराना सूट पहना था। मैं एक अच्छी भाभी नहीं बन पाई। तभी अमृता देखती है कि सिले हुए कपड़े खराब हो गए हैं। हे ऊपर वाले, ये क्या, ये ब्लाउज तो खराब हो गया। शारदा जी ने कितने भरोसे के साथ मुझे ये ब्लाउज सिलने को दिया था, अब तो ये ठीक भी नहीं हो सकता है। मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी। ये सोचकर अमृता उदास हो जाती है कि तभी कोकिला एक महंगे से लहंगे को सिलने का कपड़ा लेकर आती है। अरे अमृता, अंदर हो क्या? जी हाँ कोकिला जी, आ जाइए। ये लो, ये मेरी बेटी का शादी का लहंगा है, इसे सिल देना। 2 दिन में मेरी बेटी प्रीति की शादी है। अरे वाह कोकिला जी, इस लहंगे का कपड़ा तो बहुत महंगा लगता है। हाँ, वो मखमल का कपड़ा है ना,
और फिर शादियाँ कोई बार बार थोड़ी ना होती हैं। वैसे अमृता, तुम्हारी 3 नंद भी तो शादी के लायक हो गई हैं। तुम कब करोगी उनकी शादियाँ? कोकिला की इस बात पर अमृता उदास होकर कहती है, मैं और विजय जी मेरी नंद के लिए रिश्ता तो ढूंढ ही रहे हैं, मगर आजकल इस महंगाई के जमाने में बिना दहेज दिए अच्छे रिश्ते मिलते ही कहाँ है कोकिला जी। और फिर मैं गरीब दर्जी दिन रात की मेहनत से कपड़े सिलकर जो भी कमाती हूँ उससे घर का खर्चा ही चल पाता है। मैं तुम्हारी परेशानियाँ समझती हूँ अमृता, मगर तुम्हारी तीनों नंद दिखने में बहुत सुंदर हैं। बिना दहेज के भी रिश्ता तो लग जाएगा। कहो तो मैं ढूंढूं? जी जरूर कोकिला जी, आपका मुझ पर बड़ा उपकार होगा। थोड़े ही दिनों में कोकिला के बताए गए पते पर गायत्री अपने तीनों बेटों निखिल, अक्षय और सुमित का रिश्ता लेकर आने वाली होती है। अमृता, ये लो, मुश्किल से आज एक गोदाम में राशन की बोरी ढोने का काम मिल गया था। 100 रुपए कमा पाया हूँ। विजय जी, इतनी महंगाई में 100 रुपए से क्या होगा? क्या करूँ अमृता, कोई पक्का काम मिलता ही नहीं। मेरी तरह ना जाने कितने गरीब बेचारे काम के लिए भूखे बैठे हैं। सुनिए, कोकिला जी ने एक रिश्ता बताया है। वो कल दीपिका, सीमा और गरिमा को देखने आ रहे हैं। गरीबी के चलते बेचारी गरीब भाभी रात भर जागकर कपड़ों के कतरन जोड़ जोड़ कर अपनी तीनों नंद के लिए एक एक सूट सिलकर तैयार कर देती है। तीनों बहनें गायत्री के पैर छूकर आशीर्वाद लेती हैं और उन्हें चाय नाश्ता परोसती हैं। माँ जी, चाय। अमृता, मुझे तो तुम्हारी तीनों नंद बहुत पसंद है। ये रिश्ता तो तुम पक्का समझो। कोकिला जी ने मुझे तुम्हारे घर की गरीबी भरी हालतों के बारे में सब बताया था, इसलिए मुझे कोई भी दहेज नहीं चाहिए। बस हमारे बारातियों का अच्छे से स्वागत कर देना और एक जोड़े में अपनी नंद को विदा कर देना। ये सुनकर गरीब भाभी आंसू भरी आँखों से हाथ जोड़कर कहती हैं, बहुत बहुत शुक्रिया माँ जी। अमृता के हाथों कपड़ों के खराब होने के चलते अब कोई भी उससे कपड़े नहीं सिलवाता। वहीं विजय को भी कोई भी मजदूरी का काम नहीं मिलता। ऐसे में देखते ही देखते शादी का दिन भी पास आ जाता है। अमृता अपना मन हल्का करने के लिए फूलों के बगीचे में आती है, जहाँ वो अक्सर आया करती थी। हम गरीबों को अपनी जिंदगी में कितनी परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं। काश कि गरीबों की जिंदगी इन फूलों की तरह ही खुशियों के रंग से भरी होती। 2 दिन में मेरी तीनों नंद की शादी है और मुझ गरीब दर्जी भाभी के पास 1 फूटी कौड़ी भी नहीं है। ऐसे में मैं गायत्री जी को दिया हुआ वादा कैसे निभा पाऊंगी? तभी अचानक अमृता की नजर बगीचे के बीच रखी एक लाल पोटली पर पड़ जाती है। जैसे ही अमृता उस पोटली को खोलती है, उसमें नोटों की गड्डियाँ भरी होती हैं। इतने सारे पैसे भला यहाँ पर कौन छोड़ गया है? उस इंसान ने ये पैसे कितनी मेहनत से कमाए होंगे। मुझे यहीं बैठकर उसका इंतजार करना चाहिए। अमृता वो पोटली लेकर वहीं पर बैठी रहती है कि तभी उसकी आंख लग जाती है और वो सपना देखती है, जहाँ एक सुंदर सी परी उससे मिलने आती है। अमृता, ये धन मेरी तरफ से तुम तोहफा समझो, क्योंकि तुम्हारी वजह से इस जंगल के बगीचे में ये जान है और ये रंग बिरंगे फूल खिले हैं, इसलिए ये पैसे तुम्हारे हैं। इसी के साथ अमृता की आँख खुल जाती है और वो पैसे लेकर घर वापस आ जाती है। भाभी, कहाँ चली गई थी आप? सुबह से आपने कुछ भी नहीं खाया है। अरे मेरी प्यारी नंद, शादी के घर में ऐसी भाग दौड़ी तो लगी ही रहती है। 2 दिन बाद तुम तीनों अपनी इस गरीब दर्जी भाभी के घर से डोली में बैठकर विदा हो जाओगी। फिर कौन खाना लेकर मेरे पीछे पीछे आएगा? अपनी गरीब दर्जी भाभी की ये बात सुनकर उसकी तीनों नंद का दिल भर आता है।
उन पैसों से अमृता बड़े ही अच्छे तरीके से शादी का टेंट लगवाती है। उसी दिन से हल्दी मेहंदी की रस्में भी शुरू हो जाती हैं। देखिए विजय जी, मेरी तीनों नंद आज कितनी खुश लग रही हैं। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी शादी इतनी अच्छे से कर सकूंगी। शादी के टेंट से लेकर बैंड बाजे वाले से लेकर हलवाई भी सब कर लिया है। तभी अचानक से अमृता कहती है, हे ऊपर वाले, इतनी जरूरी बात मैं कैसे भूल गई। मैं अपनी तीनों नंद के लिए शादी का जोड़ा तो खरीद ही नहीं पाई और अब तो पैसे भी बहुत थोड़े बचे हैं। बचे हुए थोड़े से पैसों को लेकर ही गरीब भाभी एक लहंगे के शोरूम में आती है, जहां उसे अपनी तीनों नंद के लिए 3 सुंदर से लहंगे पसंद आते हैं। ये लहंगे तो बड़े ही सुंदर हैं। इसे पहनकर तो मेरी तीनों नंद लाखों में एक लगेंगी। सुनिए भाई साहब, ये शादी के लहंगे कितने के हैं? एक लहंगा 30,000 का है तो 3 लहंगे 90,000 के होंगे। 90,000? इतने पैसे तो मेरे पास अभी नहीं है। देखिए भाई साहब, कल मेरी तीनों नंद की शादी है और मुझे ये शादी का जोड़ा खरीदना है ताकि मैं उन्हें थोड़ी खुशी दे सकूं। बड़ी उम्मीद से मैं यहाँ आई हूँ। मैं एक दर्जी हूँ। ये लहंगे मुझे थोड़े सस्ते में दे दीजिए, बदले में मैं आपकी दुकान के लिए कपड़े सिल दूंगी। ये सुनकर खड़ूस घमंडी दुकानदार अमृता को धक्के मारकर वहाँ से बाहर निकालते हुए कहता है, ये फुटपाथ का चलता फिरता ठेला नहीं है, हाई फाई शोरूम है। इतना महंगा लहंगा खरीदने की तेरी औकात नहीं है, भाग यहाँ से। इतनी जिल्लत झेलने के बाद अमृता रोते हुए एक बाजार में आ जाती है, जहाँ पर बैठकर कुछ गरीब व्यापारी कपड़ों के टुकड़े बेच रहे होते हैं। 50 रुपए मीटर, 50 रुपए मीटर। लहंगे का मखमली कपड़ा गोटा मोती 50 रुपए मीटर, 50 रुपए मीटर। मैं तो खुद एक दर्जी ही हूँ। अपनी तीनों नंद की शादी का जोड़ा मैं खुद ही सिल सकती हूँ। शुक्रिया ऊपर वाले, मुझ गरीब दर्जी भाभी को ये रास्ता दिखाने के लिए। लहंगा बनाने का सामान लेकर गरीब भाभी घर पर आ जाती है और रात भर जागकर अपनी तीनों नंद के लिए आंखें गड़ाकर शादी का जोड़ा तैयार करती है, जिस वजह से उसका हाथ कई जगह जख्मी भी हो जाता है। शादी के दिन सुबह अमृता अपनी तीनों नंद को लहंगा देते हुए कहती है, दीपिका, सीमा, गरिमा, ये लो तुम्हारी गरीब दर्जी भाभी की तरफ से तुम तीनों की शादी का जोड़ा। अरे वाह अमृता भाभी, ये शादी का जोड़ा तो बड़ा ही सुंदर है। हाँ भाभी, ये लहंगा तो बड़ा ही महंगा लगता है। भाभी, आपने पहले ही हमारी शादी में इतना खर्चा किया है। गरिमा, ये लहंगा मैंने खरीदा नहीं, बल्कि तुम तीनों की शादी का ये जोड़ा मैंने अपने हाथों से सिला है। चलो अब जल्दी से तुम तीनों ये शादी का जोड़ा पहनकर तैयार हो जाओ, बारात बस आती ही होगी। आखिर में वो गरीब दर्जी भाभी अपने हाथों से सिले हुए शादी के जोड़े में अपनी तीनों नंद को मंडप में लाकर बिठा देती है, जहाँ उनकी शादियाँ गायत्री के तीनों बेटों से हो जाती है। विदाई के वक्त अमृता की तीनों नंद उसके गले लगकर बहुत रोती हैं। भाभी शुक्रिया, आपने हम तीनों का माँ से भी ज्यादा ख्याल रखा और आज हमारी शादियाँ भी की। अपना और भैया का ख्याल रखना भाभी। तुम भी अपना ख्याल रखना। भगवान तुम तीनों को हर खुशी दे। जाओ मेरी प्यारी नंद। अमृता ने अपनी तीनों नंद के लिए सिले सुंदर से शादी के जोड़े के बाद से उसे बहुत सारे लहंगे सिलने के ऑर्डर्स आने लगते हैं, जिसके बाद बहुत जल्द अमृता अपने हाथों के हुनर और मेहनत से अपनी गरीबी भरी जिंदगी को बिल्कुल ठीक कर लेती है। विलासपुर नाम के एक गाँव में ईशानी नाम की एक गरीब अनाथ लड़की रहा करती थी। जब भी कोई त्योहार आता था तो ईशानी बहुत उदास हो जाती थी, क्योंकि उसके पास त्योहार मनाने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं होते थे।
फिर एक दिन ईशानी की क्लास में पढ़ने वाली माया नाम की एक लड़की सभी लड़कियों को अपने जन्मदिन की पार्टी में आने के लिए कहती है। मेरे पिताजी ने मेरे जन्मदिन को खास बनाने के लिए शहर के सबसे बड़े क्लब में पार्टी रखी है। तुम सब शाम को 7 बजे मेरे घर पर तैयार होकर पहुंच जाना। मैं तुम सबको उस क्लब में लेकर जाऊंगी। ये सुनकर सभी लड़कियां खुशी से नाचने लगती हैं। ईशानी भी दूसरी लड़कियों की तरह बड़े क्लब में जाने की बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है। फिर शाम को सभी लड़कियां माया के घर पहुंच जाती हैं। लेकिन तभी ईशानी को देखकर रोहिणी उसे ताना मारते हुए कहती है, अरे तुझे आने के लिए किसने कहा था? उस क्लब में सिर्फ महंगे और सुंदर कपड़े पहनने वाले को ही जाने दिया जाता है। तेरे पुराने और सड़े हुए कपड़े को देखकर ही दरवाजे से तुझे धक्के मारकर भगा देंगे। ये सुनकर वहाँ खड़ी सभी लड़कियाँ ईशानी पर जोर जोर से हंसने लगती हैं। उसके बाद सभी लड़कियाँ माया के साथ क्लब में चली जाती है। बेचारी ईशानी उदास होकर अपने घर पर वापस लौट जाती है। इस तरह हर कोई ईशानी की गरीबी का मजाक उड़ाता था। फिर एक रात ईशानी अपने घर पर पढ़ाई कर रही थी कि तभी वहाँ अचानक से एक घायल परी आ जाती है। सुनो लड़की, मैं परी देश की रहने वाली परी हूँ। मैं अपनी सहेलियों के साथ आज पृथ्वी पर पिकनिक मनाने आई थी, लेकिन तभी परियों का शिकार करने वाली डायना जादूगरनी ने हम पर हमला कर दिया। बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर मैं वहाँ से भागी हूँ। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन आप मुझसे क्या चाहती हो? देखो, वो जादूगरनी किसी भी वक्त यहाँ आ सकती है। तुम मुझे जल्दी से अपने घर में कहीं छुपा दो ना। उसके बाद ईशानी परी को अपने घर के पीछे वाले कमरे में बने तय खाने के अंदर छुपा देती है। तभी वहाँ पर डायना जादूगरनी पहुँच जाती है। मैं एक परी का पीछा कर रही हूँ। क्या तुमने यहाँ किसी परी को देखा है? देखो, मुझसे झूठ बोलने की बिल्कुल कोशिश मत करना। मैं बहुत ही बेरहम और दुष्ट जादूगरनी हूँ। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम मुझे सब कुछ सच सच बता दो, समझी लड़की? अरे आप किस परी की बात कर रही हैं जादूगरनी जी? मैंने तो आज तक जिंदगी में कभी भी कोई परी नहीं देखी। क्या सच में परियां होती हैं? बोलो ना जादूगरनी जी। देखो, तुम्हारी ये फालतू की बातें सुनने के लिए मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। चल निकल यहाँ से। इतना कहकर डायना जादूगरनी चुपचाप वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही ईशानी परी को तहखाने से बाहर निकाल लेती है और वो दोनों घर में बैठे बातें कर रही होती हैं। तभी थोड़ी ही देर के बाद परी की दूसरी सहेलियां भी उसे ढूंढते हुए वहाँ पर पहुँच जाती हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया ईशानी, तुम एक बहुत ही अच्छी लड़की हो। इस वक्त मुझे जाना होगा, लेकिन मैं बहुत जल्द तुमसे मिलने वापस आऊंगी। इतना कहकर वो परी अपनी सहेलियों के साथ वहाँ से गायब हो जाती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन ईशानी अपनी पड़ोस की सहेली के साथ, सुनो ईशानी, आज तुम्हारा बर्थडे है ना? क्या तुम मुझे केक नहीं खिलाओगी? तुम तो जानती हो कि मैं भी तुम्हारी तरह गरीब हूँ। मेरे पास केक खरीदने के लिए पैसे ही नहीं हैं। अरे कोई बात नहीं, मैं तो यूं ही मजाक कर रही थी। तो परेशान क्यों हो रही है? तभी वहाँ पर वही परी प्रकट हो जाती है। अरे परी जी, अचानक आप यहाँ पर कैसे आ गयी? मैंने अपनी जादुई शक्ति से तुम्हारे बारे में सब कुछ पता लगा लिया था। आज तुम्हारा जन्मदिन है, इसीलिए मैं तुम्हारा जन्मदिन मनाने आई हूँ। उसके बाद परी अपनी जादुई छड़ी से ईशानी के कपड़ों को एक सुंदर से कपड़े में बदल देती है और साथ ही उसके घर को भी एक बड़ा और शानदार घर बना देती है। तभी परी वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा केक प्रकट कर देती है। ये एक जादुई केक है, इसे खाते ही तुम अपने आप हवा में उड़ने लगोगी और ये केक कभी भी खत्म नहीं होगा।
और तुम इससे अपने लिए कुछ भी मांग सकती हो। आज हम तुम्हारा बर्थडे यहाँ के सब गरीब लोगों के साथ मिलजुल कर मनाएंगे। उसके बाद ईशानी अपने आसपास के सभी लोगों को वहाँ पर इकट्ठा कर लेती है। फिर ईशानी केक काटती है और सभी लोग ईशानी के जन्मदिन की पार्टी मनाने लगते हैं। मेरे जन्मदिन को इतना खास बनाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी जी। शुक्रिया की कोई बात नहीं है। तुम जैसी अच्छी लड़की की मदद करने में मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। अब मैं हर साल इसी तरह तुम्हारा बर्थडे मनाने आया करूँगी। इस तरह ईशानी और परी की दोस्ती हो जाती है। उस दिन के बाद से ईशानी की जिंदगी में कभी भी कोई परेशानी नहीं आती और वो हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगती है।